नमस्कार, मैं मोनू हेंशो और आप देख रहे हैं एसबीडी न्यूज कानपुर नगर से। और इस समय हमारे साथ मौजूद हैं कानपुर की जानी मानी हस्ती श्री दिलीप कुमार दुबे जी, जो कि संविधान और विधि सलाहकार हैं। मैं आपको बता दूं कि देश के विभिन्न मुद्दों पर, जो ज्वलनशील मुद्दे हैं, उन पर समय समय पर श्री दुबे जी अपने विचार प्रकट करते रहते हैं और जनता को संबोधित करते हैं। तो आज हम कानपुर वासियों के लिए यहाँ पर कुछ ऐसे मुद्दे लेके आए हैं जिनके विषय में जो कुछ लोगों के मतभेद हैं लोगों के मन में, आज उनके बारे में हम बात करेंगे। और साथ ही साथ हम जानेंगे कि आखिर कानपुर का क्या इतिहास है और किस प्रकार से हम समझ सकते हैं कि कानपुर किस प्रकार से हमारे लिए महत्वपूर्ण है और क्षेत्रीय जनता को भी कुछ विशेष संदेश दिलीप जी द्वारा दिया जाएगा। तो आइए बात करते हैं और जानते हैं दिलीप जी के क्या विचार हैं। जी सर। नहीं, विषय कानपुर का इतिहास अगर जानना चाहते हैं तो देखिए, कानपुर अपेक्षाकृत जो महानगर हैं देश के, उनमें सबसे नया कानपुर है। जी। कानपुर सबसे नए से मतलब हमारा ये है कि 1803 में पहली बार जिला बना। 1803 से पहले कुछ हिस्सा मगध में लगता था और कुछ हिस्सा इधर फर्रुखाबाद में लगता था। अब जब हम फर्रुखाबाद की बात करते हैं तो ये महाभारत काल का पांचाल है। और आपको मालूम है कि पांचाल की बाउंड्री कहाँ से लगती थी? आज का ये जो जाजमऊ है ना जी। इसका नाम सीमा मऊ हुआ करता था। और यहां से पांचाल की बाउंड्री लगती थी। इसके उस तरफ जाजमऊ से जब गंगा जी पार करेंगे उन्नाव लग जाता है, तो उन्नाव लगता है, वो अवध लगता था। अच्छा। और यहां से और सोरो जी, अच्छा। मतलब कासगंज में, जी जी। वहां तक ये पांचाल लगता था। अच्छा। तो कानपुर के इतिहास की जब हम बात करते हैं तो सीधी सी बात है कि कानपुर अपेक्षाकृत नया शहर है और नए शहर के साथ इसका वैभवशाली इतिहास है। जी। 1778 में पहला युद्ध हुआ है जाजमऊ का। जी। और 1778 में जब इन्होंने कानपुर जीता है, मतलब ये क्षेत्र जीता है, तो जीतते समय कानपुर एक छोटा सा कस्बा हुआ करता था। कस्बा से मतलब एक गांव, जो आज जिसको हम पुराना कानपुर कहते हैं। तो उस समय कानपुर, कानपुर, कौनपुर ऐसा कुछ लगाया गया आवाज। तो ये हुआ कि भाई कानपुर आ गए, क्योंकि कानपुर की जो बस्तियां हैं, इतिहास में मानकर चलिए कि 19वीं सदी खत्म होने तक 3 बस्तियों की बात कही गई है। एक बिठूर, जो आज का बिठूर है, जिसका नाम वेदों में ब्रह्मावर्त है। बिल्कुल। मनु यहाँ का राजा है। जी। और दूसरा ये सीमा मऊ। और तीसरे की अगर बात करें तो सरसैया घाट से एक सीधा रास्ता गया है, जी, जो जिसको आप आज मेस्टन रोड कहते हैं। हाँ। वहां से सीधा जाते हुए घाटमपुर। जी। तो घाटमपुर, ये 3 बस्तियों की चर्चा है, बाकी सब खेत खलियान पड़े हुए हैं। जी। अब कानपुर में जब आप जो आज का कानपुर है उसमें सरसैया घाट की बात करते हैं। सरसैया घाट एक ऐसा घाट है जिसमें घाटमपुर के लोग या उस तरफ के लोग स्नान करने आते थे। जी। और चूंकि ये सीधा रोड है, इसलिए यहां पर डेरे थे पहले। अच्छा। डेरे से मतलब है कि जो लोग स्नान करेंगे तो स्नान करने वाले कहाँ रात में रुकेंगे, रुकने के लिए। क्योंकि वहां से पहले ऐसा तो नहीं था कि वाहन आया, सुबह आया, सब चले गए। तो आएगा, रात में रुकेगा, सवेरे स्नान करेगा, स्नान करके कहीं रुकेगा। तो ये जो आज की मेस्टन रोड है, ये किसी समय पे डेरों का हुआ करता था। और बीच वाला मंदिर, जिसमें अक्सर सुनने में आता है, बीच वाला मंदिर हुआ करता था, उसके सामने एक मछली वाली मस्जिद बन गई। जी। 1909 में। मतलब ये जो मेस्टन रोड है उसका इतिहास बिल्कुल नया है, क्योंकि यहाँ कुछ था नहीं। तो 1909 में मछली वाली मस्जिद बनी और डेरों के बीच में बनी। शिवाला बगल में था, कैलाश मंदिर बगल में था, गंगा स्नान होता था और डेरों पर रुकते थे। हर कोने पर एक छोटा सा मंदिर होता था। तो सोचने की बात ये थी कि जैसे ही मस्जिद बनी होगी मंदिरों के बीच में, तो क्या लोगों के बीच में गुजरी होगी। नतीजा निकला कि मस्जिद चूंकि इलीगल खड़ी की गई थी डेरों की जमीन पर या सरकारी जमीन पर, तो मस्जिद को हटाने की बात हुई। इस बात को लेकर भीड़ भाड़ हुई तो सरकार ने वो मस्जिद गिरा दी। सरकार मतलब उस समय की अंग्रेजों की सरकार।
जब मस्जिद गिर गई तो आज का जो ईदगाह है, ईदगाह में यहाँ के मुस्लिम्स इकट्ठे हुए हैं। उन्होंने वहां से यहाँ हमला किया और क्षति पहुंचाई। उसमें 1911 का बड़ा दंगा हुआ और इतना बड़ा दंगा था कि यूनाइटेड प्रोविंस इसको कहा जाता था। मतलब यूनाइटेड प्रोविंस भी 1900 में कहा जाता हो, नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस इसका नाम हुआ करता था। तो यहां का गवर्नर होता था जॉन मेस्टन। मेस्टन यहां आया और आके, चूंकि दंगा इतना बड़ा था, मेस्टन यहां पर आया। आने के बाद उसने इन्वेस्टिगेशन करवाया और ये घोषित किया कि ये मस्जिद इल्लीगल है। लेकिन भाई लेबर क्लास, चूंकि कानपुर लेबर क्लास का शहर है, हुआ क्या, 1878 के बाद धीरे धीरे यहां इंडस्ट्री लगानी शुरू की। सेंट्रल पॉइंट इसको बनाया। 1925 में तो बिजली आ गई थी और रेलवे स्टेशन बन गया, कैंटोनमेंट बन गया। तो यहां अगल बगल से लेबर आना शुरू कर दी 10-20 जिले से। तो लेबर क्लास हम सब जानते हैं, जिसके घर में भाई 4 बीवियां 14 बच्चे होंगे, तो जाहिर सी बात है कि लेबरी के लिए बचेगा, खेती तो बचेगी नहीं, घर तो बचेंगे नहीं। तो लेबर क्लास यहां आ गई थी, यानी कि मुस्लिमों का एंट्री हो गई है। तो वो लेबर, चूंकि उनको इंडस्ट्री भी चलानी थी, फैक्ट्रियां चलानी थी, नतीजा निकला कि लेबर इकट्ठी हो गई। लेबर्स मतलब जो मुस्लिम लेबर है, वो इकट्ठी हो गई और वो उधम मचाने लगी। तो जॉन मेस्टन को ये लगा कि भाई हमने घोषित तो कर दिया है, लेकिन ये तो रुक ही नहीं रहा उन्माद। फिर गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया आया, यहां पर इतना बड़ा दंगा था। बाद में ये घोषित किया गया कि हम इसका रिलीजियस कैरेक्टर खत्म कर देंगे। और रिलीजियस कैरेक्टर खत्म करने के लिए यहां मार्केट बनाई गई, जिसको आज आप मेस्टन रोड की मार्केट कहते हैं। तो मेस्टन रोड की मार्केट उसने बनाई और धीरे धीरे करके खत्म किए। लेकिन ये जो ट्रस्टों के मंदिर थे और वो थे, वो तो बने ही हुए थे। शिवालय के मंदिर की बात कर लें, या फिर हम अंदर कैलाश मंदिर की बात कर लें, या आगे तमाम उस क्षेत्र में पूरे मंदिर बने हुए। लेकिन इन मंदिरों के बावजूद कोतवाली जो है वो अंदर थी। आज उस कोतवाली, जो पुरानी कोतवाली है, उसका नाम कोतवालेश्वर मंदिर है। वो कोतवाली वहां से शिफ्ट करी गई और इस रोड पर लाई गई। इसलिए आप जब सरकारी ऑफिस देखेंगे तो वो सारे सरकारी ऑफिस बड़े चौराहे से जब आप शुरू करेंगे तो उसके उधर सरसैया घाट तक अगल बगल मिलेंगे। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का कार्यालय, कचहरी, ये वो सब, और पोस्ट ऑफिस। क्योंकि ये सेंट्रल पॉइंट बना और बाहर आ गया थाना, जिसको थाना कोतवाली कहते हैं। तो थाना कोतवाली बाहर आ गया और धीरे धीरे ये सारे ऑफिस उनके बन ही रहे थे। रोड को उन्होंने मेस्टन रोड बना दिया। अब जब मेस्टन रोड बन गया तो यहां पर वो लोग जो बिसाती हैं आज के, जिनको आप बिसाती कहते हैं, वो खत्री परिवार हुआ करते थे। और ये मेस्टन रोड के थोड़े आगे जब आप जाएंगे तो परेड का मैदान है, जहां अंग्रेजों की परेड हुआ करती थी। परेड के सामने छोटी सी बस्ती थी खत्रियों की। अब उसमें विडंबना ये थी कि जो परेड करने अंग्रेज आते थे, वो खत्रियों की स्त्रियों को तड़ते ताकते थे और उठा ले जाते थे। तो उन्होंने बुर्का पहनना शुरू कर दिया। अब ये हुआ कि जो हिंदू परिवार है और बुर्का पहने हुए है, इसका मतलब सुंदर ही होगी। तो अब बुर्का देखकर उठाने लगे। तो उन्होंने एक मस्जिद बना ली और मस्जिद बनाकर उसमें जाने लगे ताकि ये पता लगे कि हम मुसलमान हैं। हिंदुओं ने उनको बाइकआउट कर दिया। तो उनके पास कोई ऑप्शन नहीं बचा। वो जो मस्जिद उन्होंने बनाई थी नकली, वहीं पर जाने लगे। समय के साथ साथ हिंदुओं ने शादी बारात उनसे खत्म कर दिया कि भाई तुम तो बदल गए, ये हो गया, वो हो गया। तो वो जो बिसाती मार्केट थी, बिसाती किसी मुस्लिम्स का घोतक नहीं है। बिसाती मार्केट आपको हर पुराने शहर में मिल जाएगी। बिसात खाना उसको कहते थे, जहाँ जो लोग यहाँ मेले में आएंगे, सरसैया घाट आएंगे, तो वो छोटे छोटे सामान कहाँ खरीदेंगे। तो कहीं पर वो चूड़ी वाली गली के नाम से आपको मिलेगा, कहीं बिसाती मार्केट के हिसाब से मिलेगा, कहीं बिसात खाने के नाम से मिलेगा। तो ये यहाँ पर जो लोग खत्री परिवार थे, ये दुकानदार थे, ये कन्वर्ट हो गए। और कन्वर्ट होने के बाद धीरे धीरे करके वो उल्टा चलने लगा मामला और ये मस्जिद का विवाद हो ही गया। परिणाम ये निकला कि उसके बाद हिंदुओं को लगा कि अब ये मुस्लिम हो गए, हिंदू एरिया में मस्जिद भी बन गई और ये लोग रहने लगे। तो पूरे देश से आह्वान किया यहाँ के लोगों ने, व्यापारियों से, बनियों से। तो कहा कि भाई अब इनके कॉन्ट्राडिक्शन में एक मार्केट बनाई जाए। तो ये जनरलगंज बनी।
और जनरलगंज में अगर आप जाएंगे तो पूरे देश का व्यापारी मिलेगा आपको। जी। आपको अग्रवाल मिलेगा, आपको मारवाड़ी मिलेगा, आपको सिंधी मिलेगा, सब मिलेंगे, क्योंकि पूरे देश से आह्वान हुआ कि बनियों मतलब व्यापारियों यहाँ पर आओ। अब ये सेंट्रल पॉइंट बन गया, और चूंकि रेलवे बनी गई थी, कंटोनमेंट हो ही गया था, शहर का विकास हो ही रहा था, और सेंट्रल पॉइंट में शहर था। और उत्तर प्रदेश में उस समय बिजली आने वाले शहरों में पहला, या मैं कहूं कि सबसे अग्रणी शहरों में कानपुर था, और इंडस्ट्री यहां लगी गई थी। तो परिणाम ये निकला कि व्यापारी यहां पर आकर बसा। इसलिए जनरलगंज में जब आप घुसेंगे तो आपको व्यापारियों की हर वैरायटी देश की जो मिलती है वो सब मिलेगी। धीरे धीरे रिलीजियस कैरेक्टर उसका खत्म हो गया। जहां तक मेरा अनुमान है, क्योंकि उसका रिकॉर्ड थोड़ा मुश्किल होता है, मछली वाली मस्जिद आजादी तक नहीं बनने दी गई। जब तक अंग्रेज बैठा रहा तब तक उसने नहीं बनने दी, लेकिन उसने रिलीजियस जो कैरेक्टर है यहाँ का वो मार्केट में डेवलप कर दिया जी। और मार्केट तो जहां गंगा स्नान करते वहां होनी चाहिए, और चूंकि कलेक्ट्रेट वगैरह सब यहीं पर आ गई, कचहरी यहीं पर आ गई, लोग आने ही लगे, तो मार्केट तो सफल हो ही जाएगी। तो वो मार्केट वेस्टर्न रोड की धीरे धीरे करके सफल हो गई। ऐसी पी रोड की मार्केट बनी थी। तो ये जो मार्केटें बनी हैं, एक तो आवश्यकता के लिए बनी, मतलब लेबर यहां रहती थी। दूसरी कलेक्ट्रेट वगैरह जिला नया बन गया था, उसकी वजह से बनी थी। तीसरा ये दंगे के चक्कर थे, इनकी वजह से बनी थी। फिर धीरे से ग्वालटोली बसा, छोटा सा एरिया हुआ करता था। सीसामऊ 1909 का जब आप चित्र देखेंगे तो उसमें ग्वालटोली का छोटा सा हिस्सा दिखता है, सीसामऊ का दिखता है, और बाकी ये परेड वगैरह डेवलप होने लगा था। परमट पहले से डेवलप थोड़ा बहुत था, और घंटाघर डेवलप होने लगा था क्योंकि रेलवे आ गई थी। कैंटोनमेंट डेवलप होने लगा था क्योंकि मिलिट्री आ गई थी। ऐसे करके कानपुर शहर धीरे धीरे डेवलप हुआ, और डेवलप होते होते 47 तक कानपुर का एक इंडस्ट्रियल कैरेक्टर बन चुका था। अब उसमें बीआईसी आ गई, तमाम कंपनियां काम कर रही थी। बाद में क्या हुआ कि वो लोग जब आजादी के बाद वहां गए तो वो फिर हमारे स्वामित्व में आ गई। जो शेयर होल्डर्स थे उनके पास आ गए, कुछ बेच गए, कुछ बाद में कम्युनिस्टों ने यहाँ ऊधम मचा दिया, और कम्युनिस्टों के ऊधम मचाने की वजह से नतीजा ये निकला कि इंडस्ट्री धीरे धीरे बंद होने लगी, क्योंकि इतना ज्यादा उन्होंने इनको मोबिलाइज कर दिया कि ये काम ही बंद होने लगा। और काम बंद हुआ तो धीरे धीरे इसका जो इंडस्ट्रियल कैरेक्टर था क्षेत्र का, हालांकि दादानगर बाद में बसा और उसने उसको रिकवर भी किया, करने की कोशिश भी करी, लेकिन जो हब था और जो फैक्ट्रियां थी उस समय की, वो सब जो है अनाथ हो गई धीरे धीरे करके। और कानपुर शहर फिर क्या था, महानगर था। महानगर की खास बात होती है कि अगल बगल से लोग आते हैं, यहां से कोई जाता नहीं। किसी भी महानगर में, देश में कहीं वापस कोई नहीं जाता। जो आएगा या तो पैसा कमाएगा तो यहाँ बस जाएगा, और अगर घर बार बेच कर आया है तो यहाँ बस जाएगा, लेकिन यहाँ से वापस वही जाएगा जो एकदम कंगाल हो गया। बाकी यहाँ सफल जो हो गया वो कभी वापस नहीं जाता। शहर नतीजा निकला कि बढ़ता चला गया। ये तो आपने कल्याणपुर की साइड है, अभी भी इस साल में देखा होगा। नौबस्ता की साइड है, अभी भी इस साल में देखा होगा। गंगा जी का ये वाला क्षेत्र है, अभी देखा है। रामा देवी के आगे अभी देखा। ये तो सब अभी 20 साल का डेवलपमेंट है। और धीरे धीरे करके आबादी, डेमोग्राफी चेंज होती रही। दंगे भी यहाँ पर हुए, गणेश शक्कर विद्यार्थी यहाँ पर मारे गए। तो कानपुर का जो अपना इतिहास है, उसमें अगर वैदिक काल में चले जाएंगे या उसके बाद चले आएंगे तो आपको ये जो सीमा मऊ है, इसका पहले इसका जो टीला है वो राजा ययाति का किला है। जाजमऊ का टीला राजा ययाति का किला है। वो आज भी दर्ज है डॉक्यूमेंट्स पर कि ययाति का किला है। मेरा मानना ये है कि ये किला नहीं रहा होगा, ये दुर्ग रहा होगा, क्योंकि मेन पॉइंट सदैव से पांचाल था। आज पांचाल की जो राजधानी उस समय थी काम्पिल, उस पे फर्रुखाबाद बसा हुआ है। 1802 तक भी फर्रुखाबाद सेंट्रल पॉइंट हुआ करता था, और फर्रुखाबाद का मतलब था कि आज का एटा, इटावा, मैनपुरी, शिकोहाबाद, फिरोजाबाद और औरैया, कन्नौज और कानपुर देहात, ये उस समय 1802 में फर्रुखाबाद होता था, इतना एरिया। फिर 1803 में इन्होंने तोड़ा तो ये नए जिले बन गए, इधर जोड़ दिया, और उधर वो सब 6-7 नए जिले बन गए। रेवेन्यू 1930 में फर्रुखाबाद 12 लाख रुपए देता था और कानपुर 1 लाख रुपए देता था। तो आप समझ लीजिए कि यहां इंडस्ट्रियल रेवेन्यू तो रहा होगा, लेकिन जो भारत के मूल कैरेक्टर का रेवेन्यू है वो फर्रुखाबाद 12 लाख और यहां
1 लाख रुपया। तो आप समझ सकते हैं कि वो कैसा महत्व रहा होगा। और यहाँ पर ऐसा कोई 200 साल 250 साल पहले का जो इतिहास हमको मिलेगा वो तो आपको ब्रह्मावर्त मिलेगा। जी। महाराज मनु यहाँ के शासक हुआ करते थे, स्वयंभू मनु उनको कहा करते थे। स्वयंभू मनु की बेटी का विवाह कपिल मुनि के साथ हुआ था। कपिल मुनि का मतलब आज जो काम्पिल्य है कायमगंज के पास फर्रुखाबाद में, उनके साथ हुआ था। ये शास्त्रों में इसकी चर्चा है। इसके अलावा इस क्षेत्र में धीरे धीरे करके जो आधुनिक जिसको कहा गया, वो आधुनिक तरीके से बढ़ा हुआ क्षेत्र माना जाता है। मेरा मानना है कि वो आधुनिकता जो है वो हमारे विनाश का कारण भी धीरे धीरे बन रही, क्योंकि हम अपने ओरिजिनल कैरेक्टर से निकलकर इंडस्ट्रियल कैरेक्टर में आ गए। आवश्यकता भी है, लेकिन उसको पुराने वाले को हम भूल गए। ये कानपुर का एक संक्षिप्त इतिहास है। सर काफ़ी आपने ज्ञान की बातें बताई। सर जैसा कि अभी आपने बोला कि 1947 तक भारत जो है विकसित था। 1947 जी। नहीं कहा मैंने जी। हमने ये कहा कि 1947 तक मछली वाली मस्जिद बनने नहीं दी गई अंग्रेजों ने। 1947 के बाद जब हम स्वतंत्र हो गए तब मछली वाली मस्जिद बनने दी। कांग्रेस की सरकार देश में बन चुकी थी। उसने जो हुआ वो होने दिया और परिणाम आज दिख रहा है। जी सर, जैसे कि आप संविधान विशेषज्ञ हैं, तो मैं आपसे एक बात यहाँ पर जानना चाहूँगा कि जैसा कि अभी आपने बताया कि जो कंट्रीब्यूशन जो उस समय पर हुआ 1947 के पहले तक, जैसे कि जो रेलवे विकसित हो चुका था उस समय तक और व्यापार में इससे काफ़ी प्रोत्साहन मिल रहा था। तो सर यहाँ पर ये एक बात आती है कि क्या 1947 तक, जब तक यहाँ पर जो अंग्रेज थे, ब्रिटिशर्स थे, तो क्या सर देश उस समय विकसित था? नहीं, ब्रिटिशर्स ने ये थोड़ा 5 मिनट देंगे तो बिल्कुल, ये इसका जी। है क्या कि भारत अंग्रेजों के आने तक पूर्ण रूप से विकसित था। जी, बिल्कुल। क्योंकि मुगल अफगानों ने लूटा तो, लेकिन वो यहां से ले नहीं जा पाए। जी। उन्होंने परेशान किया, कत्लेआम किए, धर्मांतरण किए, सब कुछ किया, लेकिन उन्होंने अपने बड़े बड़े किले बनवाए हमसे लूट कर, अपनी अय्याशियां करी जो वो कर सकते थे। अंग्रेज जब आया तो उसने देखा कि यहां का जो ओरिजिनल स्टेटस है देश का, इसको कैसे लूटा जाए। तो दादा भाई नौरोजी ने सबसे पहले संभवतः 1875, 80 या 90 की बात होगी, कहा था कि अंग्रेजों का उद्देश्य यहां शासन करना नहीं है। अंग्रेजों, जिसको हम ईसाई कहते हैं, ईसाइयों का उद्देश्य यहां से ड्रेन वेल्थ ले जाना है। ये सबसे पहले दादा भाई नौरोजी एक पारसी थे, उन्होंने कहा था कि भाई ये तो ले जा रहे हैं, यहां से लूट रहे हैं, अब लूटने का साधन क्या मिलेगा। और भारत को समझना पड़ेगा कि उनसे पहले भारत कैसा है, क्योंकि मुगल बादशाह जब तक बैठा था उसने कोई इंडस्ट्री तो लगाई नहीं, ना उसने कोई रचनात्मक काम किया। उसने क्या किया कि जो हमारी फसल होती है, जो हमारे यहाँ का वेल्थ था, उसको नोचा और लाल किला बनवा लिया। उसने यहां से नोचा और ताजमहल पे लगा दिया होगा, उसने यहां से नोचा और मीनारें बनवा दी, लेकिन उसने कोई आमदनी का सोर्स बढ़े ऐसा कोई डेवलपमेंट मुस्लिम काल में नहीं मिलता। लेकिन फिर भी भारत सोने की चिड़िया है इतना लूटने पिटने के बाद। तो देखना पड़ेगा कि आखिर था क्या। अब आप उसको सोचिए कि एक गांव, वहां से केवल वसूली होगी, वहां लगेगा कुछ नहीं, कोई खर्च नहीं करेगा, कोई फंड नहीं आएगा, लेकिन वहां से वसूली होगी। वसूली होगी का मतलब है सोर्स ऑफ इनकम गांव की गांव में है। पूरे गांव में पेट भरा या नहीं भरा, गांव से ले गए, गांव को दिया नहीं। तो कैसे चल रहा है गांव में? एग्रीकल्चर एक साधन है। एग्रीकल्चर की जो फसल हुई, वो फसल गांव ने अपने हिसाब से मैनेजमेंट करके बोली, मैनेजमेंट करके बोई तो गांव में कोई भूखा ना सोए, ये सोच के फसल बोई गई। अब जो एक्सेस हुआ, जो एक्स्ट्रा पैदा हुआ, वो मुगलों से पहले की अगर हम बात करें तो 1/6 कहता है, कोई 1/8 कहता है, बहुत मैक्सिमम लिया गया तो 1/3 लिया गया, वो ले गए, मतलब दिया गया टैक्स में। ऐसे गांव से टैक्स इकट्ठा हुआ तो नगर में आया, नगर से जनपद में आया, जनपद से प्रदेश में आया, फिर राष्ट्र में जो सरकार बैठी थी उसको दे दिया गया। कुल मिलाकर राष्ट्र की जो सरकार है उसको मिला, उसने दिया नहीं। और उसने दिया तो कभी अकाल पड़ गया तो उसने नाच पानी भेज दिया कि भाई ये खाओ पियो मौज करो, यही कर सकते हैं।
तो इसका मतलब यह हो गया कि भारत केवल प्रोड्यूसर है। भारत ऐसा नहीं है कि हम कहीं से कर्ज लाकर यहां खिलाएंगे। तो फिर क्यों ऐसा है? उसका कारण यह है कि भारत में 6 चीजों पर हम कंसंट्रेट करते रहे हमेशा से। 6 चीजें क्या है? रोटी, कपड़ा, मकान, स्वास्थ्य, शिक्षा, सुरक्षा। बोले ध्यान से सुनिएगा। रोटी, कपड़ा, मकान, स्वास्थ्य, शिक्षा और सुरक्षा। अब रोटी, कपड़ा, मकान हमारा खेत देगा। स्वास्थ्य हमारे गांव में वैद्य है, वो देगा। शिक्षा हमारे गांव में गुरुकुल है, वो देगा। सीनियर जूनियर को पढ़ाएगा। और हर घर में किचन शास्त्र पता होगा कि भाई हल्दी खाने से क्या होता है, कि सरसों खाने से क्या होता है, क्या बीमारी है, तो क्या छोटा मोटा हम कर लेंगे, बाकी वैद्य गांव में बैठा हुआ है। तो एजुकेशन सरकारी फंड से नहीं है। ये मैकाले की रिपोर्ट में भी है। जब वो मैकाले रिपोर्ट लगाता है और कहता है कि इंग्लैंड से 1000 गुना विकसित भारत है और हम जो चीजें सोच नहीं पाते वो भारत में चलन में है, विज्ञान। तो वो पूछता है कि फिर सोर्स क्या है, तो कहता है सोर्स कुछ नहीं, वहां कोई देता नहीं है, वहां तो गांव ही मैनेज कर लेता है। अब गांव में जिनके पास खेत है वो फसल करेंगे और फिर आर्टिसंस होंगे। आर्टिसन मतलब जो तमाम तरह के कारीगर। वो कारीगर लोहा संभालने वाला होगा, वो कारीगर जो है बाल संभालने वाला होगा, वो कारीगर कपड़े सिलने वाला होगा, वो कारीगर जूता बनाने वाला होगा, वो कारीगर हल बनाने वाला होगा, वो सोना बनाने वाला होगा, सोना को सही करने वाला होगा। कुल मिलाकर जितनी आवश्यकता है हमको वो सब गांव में होगी। और उनका सबका सोर्स क्या होगा? फसल जो होगी वो सबको गांव में बटेगी। आज भी आप एक्सट्रीम गांव में चले जाएं तो आपको मिल जाएगा कि जो 7 जातियां हैं वो जातियां उससे लेती हैं जो फसल करता है, और जिस समय आवश्यकता पड़ेगी तो उसके यहां जाकर सब लोग फसल कटवाएंगे और बाकी साल भर करेंगे। तो सोच के देखिए बेरोजगारी कहां है? बेरोजगारी तो भारत में है ही नहीं। बेरोजगारी तब है जब मुस्लिम शासक सब कुछ ले जा रहा है, तो भूखों मरने की समस्या है, लेकिन फिर भी वो मैनेज कर रहे हैं। लेकिन जब तक मुस्लिम शासक नहीं आया तब तक जो शासन है वो लूट का शासन नहीं है। वो टैक्स ऐसे लेता है जैसे कि बादल नदी से पानी लेता है और फिर एक साथ बरसाता है। ये हमारे शास्त्रों में है। सर जैसा कि इसको जी पूरा होने दीजिए। अच्छा बोलिए। क्योंकि अब ये मॉडल है भारत का। अब अंग्रेज इस मॉडल में सेट नहीं हो सकता, क्योंकि उसको तो यहां से वेल्थ ले जानी है। तो उसने क्या किया, 1822 के लगभग आपकी एजुकेशन को ओवरनाइट शून्य घोषित कर दिया। ओवरनाइट आप मूर्ख हो गए। आप शास्त्र पढ़ते थे, आप सांख्य दर्शन पढ़ते थे, आप वैशेषिक दर्शन पढ़ते थे, आप न्याय दर्शन पढ़ते थे, जिसकी वजह से समाज में व्यवस्था थी। वो उन्होंने कह दिया कि भैया आज से तो ये शून्य है, आज से वो चलेगा जो क्रिश्चियन कॉलेज पढ़ाएगा। तो 1840 की तरफ आप देखेंगे क्रिश्चियन कॉलेज, क्रिश्चियन यूनिवर्सिटी, क्रिश्चियन वो मेमोरियल अस्पताल, उसके अस्पताल, ये सब आपको खुलते शुरू हो जाएंगे। और चर्च की तरफ उन्होंने कॉन्सेंट्रेट किया। तो उन्होंने अस्पताल खोल दिए, उन्होंने नई एजुकेशन के लिए स्कूल खोल दिए और आपकी एजुकेशन को शून्य घोषित कर दिया। अब जब शून्य घोषित कर दिया तो उन्होंने एक कानून बना दिया इंडियन पिनल कोड की, अगर जो हमने शून्य घोषित कर दिया उसका पालन करोगे तो हम तुम्हें जेल में डाल देंगे। उसके लिए भारतीय दंड संहिता बना दी। उसके लिए पहली बार पुलिस भारत में बनी। आप देखो पुलिस एक्ट भी 1860 का है, आईपीसी भी 1860 की है। तो उस समय उन्होंने ये सब बना लिया कि भाई अगर तुम गड़बड़ करोगे, तुम मेरी बात नहीं मानोगे तो हम तुम्हें जेल में डाल देंगे। जेलें भी भारत में नहीं है। आप पुराने वो देखोगे जेलें नहीं मिलती कहीं, ना जेलें मिलती हैं, ना इतना हमको प्रशासन मिलता, कुछ नहीं मिलता, क्योंकि हम स्वयं में व्यवस्थित होने वाले लोग हैं। तो उन्होंने जब ये कर दिया तो फिर अब ये जो आर्टिसन है हमारा, जो लोहा का काम करता है, जो उसका काम करता है, उसकी जमीन पर जब जमींदार बैठ गया और इन्होंने वो जमीनें बेच दी और टैक्स वसूलने लगे तो वो बेरोजगार हो गया। और इन्होंने क्या किया कि वही चीजें जो गांव में बनती है वो चीज फैक्ट्री में बनेगी। तो इसको उन्होंने कहा इंडस्ट्रियलाइजेशन। तो उन्होंने कहा कपड़ा हम देंगे, तुम क्यों वो हाथ से काट कर कपड़ा बनाओगे। उन्होंने कहा कि हल हम देंगे, तुम क्यों घर में हल बना लोगे। उन्होंने कहा कि जूते हम रेडीमेड देंगे, तुम क्यों करोगे। तो यहां पर ये होता है कि रॉ मटेरियल वो ले गए और रॉ मटेरियल को बनाकर हमको ही बेचा। और काम कौन करेगा? काम हमारा ही आदमी करेगा। यानी कि गांव में जो एम्प्लॉयमेंट है उसको समाप्त करके अपने यहां नौकर बना लिया। और अब सारी वेल्थ
वो ले जाएगा। गांव से धन की भी, कर की भी वसूली करेगा, गांव से अनाज की भी वसूली करेगा, गांव के लेबर को बेरोजगार भी करेगा और अपने यहां रोजगार देगा। इसीलिए फिर ये महानगर डेवलप होने शुरू हुए। महानगर क्यों डेवलप होगा? क्योंकि यहाँ इंडस्ट्री लगाई कानपुर में उसने, तो कानपुर देहात वाला, वहां तो गांव में कोई काम है नहीं, तो क्या करेगा? यहाँ कंपनी में काम करेगा आके, आगे से पीछे ईजक झीझक ये इधर कहीं से आएगा तो यहाँ काम करेगा आके। तो उसने क्या किया कि जो मॉडल है इकोनॉमी का वो ऐसा पलट दिया, और इसका जो प्रॉफिट है वो प्रॉफिट ले गया इंग्लैंड। नतीजा निकला कि जो भूखों मर रहे थे उनके पास सोना इकट्ठा हो गया, और हमारे यहां की व्यवस्था उसने भंग कर दी। अब इसको, इस इंडस्ट्रियलाइजेशन को अगर डेवलपमेंट आप कहते हैं तो कुछ मूर्ख कह सकते हैं इसको, लेकिन दोनों को कंपेयर करके देखोगे तो ये डेवलपमेंट नहीं है, ये शोषण है, जिसने हमारे किसान को बेरोजगार कर दिया, जिसने हमारे सुनार को बेरोजगार कर दिया, जिसने हमारे लोहार को बेरोजगार कर दिया, जिसने हमारे तेली, धानुक, तमोली, चमड़े का काम करने सबको बेरोजगार कर दिया। अब लेदर बनने लगी, अब वो मशीन चलने लगी, तो वो तो सब बेरोजगार हो गया और धन यहां पर आएगा और हम उनके यहां काम करने के लिए लेबर आ जाएंगे। ये अंग्रेजी डेवलपमेंट है, और मुझे लगता है कि वो जहां जहां उन्होंने शासन किया वहां सब जगह ऐसा ही किया। हमारी जो कमजोरी रही वो ये रही कि 47 के बाद हम अपने मूल स्वभाव में वापस नहीं आ पाए, और मूल स्वभाव में वापस नहीं है, हम उसी रंग में चलते चले गए और उसी को हम डेवलपमेंट कहते रहे। तो क्या करना पड़ा आपको? जिस गांव से, जिस खेत से पूरे राष्ट्र का पेट भरता है और एक्स्ट्रा मिलता है, जिसे सिक्योरिटी करता है राष्ट्र का, राष्ट्र प्रमुख, क्योंकि यहां से बचा तभी तो सिक्योरिटी पे पैसा करेगा, सिक्योरिटी करता है राष्ट्र प्रमुख। जिस गांव से पेट चला उस गांव में बेरोजगारी आ गई, और इधर इंडस्ट्रियलाइजेशन जिसको कहा गया वो एक जगह हब होता चला गया, और कुछ इकोनॉमिक, कुछ व्यापारियों के हाथ में, कुछ इंडस्ट्रियलिस्टों के हाथ में सारी वेल्थ चली गई। आज भी ऐसा ही है ना, ये जो रोना रो रहे हैं कि अंबानी के पास बहुत है, अंडानी के पास बहुत है, इसके पास, टाटा के पास, उसके पास सब है, वो लिए जा रहा है क्या? ये तो अंग्रेजी मॉडल है जो वो फैक्ट्रियां खड़ी कर गए, इन लोगों ने वही मॉडल पे चलते रहे, तो हम तो बेरोजगारी रहे ना, हम तो नौकरी ढूंढ रहे थे, तो हम बन गए नौकर और कुछ हाथों में चली गई वेल्थ। आज आपको आवश्यकता है कि जो प्रोडक्शन होगा उस प्रोडक्शन का एक्सपोर्ट हो और गांव स्वायत्त हो। स्वायत्त से मतलब है कि गांव की इकोनॉमी गांव में ही चले, और ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर दिया जाए कि गांव में जो कुछ भी पैदा हो ये कहा जाए कि भाई आप आत्मनिर्भर हैं। जब तक आपका गांव आत्मनिर्भर नहीं होता तब तक सरकार की मजबूरी है कि वो आपको गेहूं भेजेगी, चावल भेजेगी, अनाज भेजेगी और कहेगी खाओ। और किसान क्या कहेगा? किसान लड़ेगा और ये कहेगा मेरा खरीदो, तुम एमएसपी पर खरीदो और ये कर दो कि वो कर दो। तो सबसे पहली आवश्यकता, अगर भारत को भारत बनाना है मूल स्वभाव में, तो फिर हमें गांव को स्वावलंबी बनाना पड़ेगा, गांव को आत्मनिर्भर बनाना पड़ेगा, और वहां से जो बचे इतना पैदा हो कि गांव में 1000 लोग रहते हैं तो 1000 का पेट भरे, उनकी आवश्यकताएं पूरी हो, और उससे कुछ बचे तो सरकार के पास जाए। और जितनी इंडस्ट्री लगी हुई है आज वो केवल एक्सपोर्ट करने में काम आए, या फिर जो गांव में नहीं बन सकता उसकी आपूर्ति करने में काम आए। तो हम ये कह सकते हैं हम पुनः भारत की तरफ आएंगे, अदरवाइज जो चल रहा है वो हम सब देख ही रहे हैं। सर, ब्रिटिश काल में जो $1 की जो इक्वल था वो इंडियन रुपी के बराबर था, और उसके बाद लगभग 1947 तक $1 इज इक्वल टू 11 रुपए था। तो क्या, और प्रति व्यक्ति जो आय जिसको हम पर कैपिटा इनकम बोलते हैं, तो ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल वो प्रति व्यक्ति आय जो इंडिया की, भारत की जो थी उस समय पर कैपिटा इनकम, वो भी काफी हाई थी। अब उसको ऐसे जी। समझिए, भारत में जो करेंसी चलती थी वो रुपया चलती थी। आपको मालूम वो किस धातु का होता था? रुपया चांदी का 16 ग्रेन का एक सिक्का होता था, बाद में वो 12.5 ग्रेन का सिक्का बना, और इसके ऊपर गिन्नी चलती थी, वो सोने का सिक्का होता था। तो आपकी करेंसी सोने और चांदी के सिक्के थे, यानी कि सोने और चांदी का सिक्का देकर आप अनाज खरीदने वाले लोग हैं। वो यहां आए तो उन्होंने कहा यार सोना चांदी तो यहां ऐसे बटे बटे घूम रहा, लोग जेब में डाले घूम रहे किलो भर। किलो भर का मतलब क्या हो गया? 12.5 ग्रेन का एक सिक्का है,
तो पोटली चलती थी, पोटली में सोने की स्वर्ण मुद्राएं रखी, उन्हें ये दे दी, उन्हें चांदी की मुद्राएं दे दी। उन्होंने क्या किया, आपको लूटने के लिए 12.5 ग्रेन का जो सोने का सिक्का था उसमें से 5 ग्रेन निकाल लिया। अब सोचो 12.5 ग्रेन में से 5 ग्रेन निकाल जाए तो 7.5 ग्रेन का रह गया। 5 ग्रेन का मतलब होगा लगभग 40% एक झटके में निकाल लिया, और कहा कि भाई अब ये जो तुम्हारा सोने का सिक्का है वो बैंक में जमा होता है और अब तुमको सोने का ये वाला सिक्का चलेगा कल से। और अपने को क्या था, अपने को सोने के एक सिक्के में शेर भर अनाज पहले मिलता था, आज भी मिल रहा है, लेकिन उसमें से 5 ग्राम सोना निकाल ले गया। फिर उसमें चांदी से भी उसने 5 ग्राम चांदी निकाल ली। फिर उन्होंने क्या किया कि आपका जो बाकी 7.5 ग्रेन सोना या 7.5 ग्रेन चांदी का सिक्का बचा था उसको भी जमा कर लिया और आपको कागज पकड़ा दिया, और कागज पर लिखा मैं धारक को 1 रुपया देने का वचन देता हूं। यानी कि अब केवल वचन है, सोना और चांदी उसने धर लिया। अब मेरी बात समझ पाए कि नहीं? हमारे पास जो ट्रांजैक्शन का साधन है वो सोना और चांदी है, सोने का सिक्का और चांदी का सिक्का। लेकिन सर ये जो जैसा कि जी पूरा होने दो, जो आप जी डॉलर की बात ठीक है, चलिए मैं बाद में पूछता हूँ, वहां पहुंचिए पहले डॉलर पे। जब सोना और चांदी पूरा ले गए, भारत को पूर्ण रूप से लूट लिया, तब डॉलर की कीमत, जब कागज का रुपया मेरे पास आया तब डॉलर और रुपया बराबर था। कब? जब कागज पर मैं धारक को 1 रुपया देने का वचन देता हूं तब डॉलर और रुपया बराबर था। आप उससे 50 साल पीछे चले जाइए सर। लेकिन अभी भी जो नोट है, जो अभी मोदी जी ने भी इशू किया है, जो भी नोट, और उस पे भी लिखा हुआ है मैं धारक को इतने रुपए देने का वचन देता हूं। ये तो गवर्नर ऑफ रिजर्व बैंक आरबीआई जो है इसके द्वारा वचन दिया गया है, एक लीगल टेंडर है ये। तो उस समय भी सेम यही चीज थी। अब आप हमें बताओ कि भाई आज वचन पत्र, एक इसके लिए कानून है पूरा, जिसको कहते हैं नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में मैं धारक को, आप कागज पर इस पर लिखिए कि फला फला व्यक्ति को मैं 100 रुपए देने का वचन करता हूँ, फला फला दिन दे दूंगा, और सील लगाइए, रसीदी टिकट का अंगूठा लगा दी। वैलिड टेंडर है, जितना रुपए की वैल्यू है उतनी वैल्यू उसकी है। ठीक है, आप कोर्ट में लगाइए, कोर्ट आपसे कहेगा कि इनको पैसे दो, इस पर तुमने लिख के दिया है। जैसे हम आपको लिख कर दे सकते हैं 1000 रुपए के हम देनदाता हैं, वैसे सरकार भी दे रही है। लेकिन भैया लुटा पिटा भारत था, तो सोना वहां से इंग्लैंड से छीन के कौन लाता, और चांदी वापस कौन लाता? तो जो अंग्रेज ने किया हमने वही कंटिन्यू किया। और मजे की बात है कि हमने 70 साल तक वही कंटिन्यू रखा। करना क्या था, हम जैसे ही आजाद हुए थे वैसे ही हमको अपने ओरिजिनल इकोनॉमिक मॉडल पर लौट कर आना था। और इकोनॉमिक मॉडल पर जैसे ही हम लौट कर आते तो भारत में अगर 100 टन अनाज कोई खाता है और 150 टन पैदा करोगे तो 50 टन का क्या होगा? वो एक्सपोर्ट करना पड़ेगा। एक्सपोर्ट करके हम करेंसी क्या लेंगे? इंटरनेशनल करेंसी आज भी क्या है? गोल्ड ही है, तो हम गोल्ड लेंगे। ये हमारा मॉडल था। लेकिन सर मनी शुड बी लाइट वेटेड। मनी जो है उसका जो वैल्यू होनी चाहिए वो हाई होनी चाहिए, और उसका जो वेट है वो कम से कम होना चाहिए। यही मोदी जी भी कहते हैं। तभी कुछ ऐसे अनभिज्ञ लोग हैं जिन्हें पता नहीं है, मोदी जी द्वारा जो अभी नोट निकाला गया उन्होंने उसे बोला चूरन वाला नोट, क्योंकि उन्हें पता नहीं था। ये बात हमारे प्रधानमंत्री, जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी हैं, वो अच्छे से जानते हैं। तो सर मनी शुड बी लाइट वेटेड, तो इसलिए उन्होंने और लाइट वेट का मनी बनाया। और अब तो जैसे कि मोदी जी अभी बोल रहे हैं डिजिटल इंडिया, अभी तो ई वॉलेट भी आ गया, यूपीआई भी उन्होंने स्टार्ट कर दिया, और कोशिश में ये लगे कि धीरे धीरे करके जो करेंसी है इसको बल्कि वाइप आउट किया जाए और डिजिटल करेंसी हमारे कंट्री में चले, देश में चले। तो सर अगर उस समय पर जो आरबीआई ने जो लीगल टेंडर निकाला, जो धारक को मैं इतने रुपए देने का वचन देता हूं, तो सर वो तो लीगल टेंडर जो नोट बनाया, जो प्रोमिसरी नोट लिखा गया उस पे सर, तो वो तो कहीं ना कहीं सर आज भी फॉलो हम कर रहे हैं सर। भैया हम फॉलो तो बंद कर दें, सोना तो चाहिए ना उसकी जगह। जी, आपके पास सोना है ही नहीं। सोना तो गिरवी रखाए थे चंद्रशेखर, सोना तो चंद्रशेखर सरकार के समय पर गिरवी रख दिया गया था। जो बचा था आरबीआई में वो भी गिरवी रखा था। आप बता रहे हो कि हम सोने का सिक्का चलाएंगे, तो चलाओगे तो तब जब होगा। वो तो ले गए ना। हमने इकोनॉमी को वैसे रिवाइव किया ही नहीं। अब आप सोचो कि पिछले 10 वर्ष में कैसे 18वें 19वें नंबर से हम 5वें पर आकर और तीसरे पे पहुंचने जा रहे हैं। जनता को पैसे देना सरकार का काम नहीं है, सरकार का मूल धन है। जो सरकार धन बचाकर रखेगी वो देश चला ले जाएगी। जो सरकार धन बांटेगी वो देश नहीं चला सकती, वो देश डेवलप नहीं कर सकता। तो क्या करना पड़ेगा? आप हमें सुविधाएं दीजिए, आप हमें इंफ्रास्ट्रक्चर बनाकर दीजिए, आप हमें बिजली दीजिए, आप हमें पानी दीजिए, आप हमें
लूट न ले कोई, समाजवादी पार्टी का गुंडा आकर हमसे वसूली न कर ले, इतनी सब व्यवस्थाएं आपको करनी पड़ेंगी, बाकी तो हमने खुद ही करना है। लेकिन जिन सरकारों ने ये तय कर लिया कि हम किसान, हम आपको ये भी दे रहे, वो भी दे रहे, और ये भी खाओ वो भी खाओ और पड़े रहो, तो भैया कौन कमाएगा, कौन खाएगा, कौन इकोनॉमी डेवलप करेगा, कौन मॉडल तैयार करेगा? इसलिए मोदी सरकार की एक और खास बात है कि वो गरीब को तो भोजन देते हैं, लेकिन बाकी सबको अगर बीमा भी देंगे तो 2 रुपए बीमे की कीमत आपसे ले ली, कोई वैल्यू है? बाकी सब सरकार भर रही। लेकिन आपको यह एहसास होना चाहिए कि मेरे 2 रुपए इसमें तो उससे क्या है कि मेरा स्वावलंबन भी है, मेरा स्वाभिमान भी बरकरार है कि सरकार से फ्री में नहीं ले रहे, हमने 2 रुपए दिए हैं। दूसरा ये भी है कि हम आपसे ले रहे हैं, तो आपका कमाने का, काम करने का स्वभाव खत्म ना हो जाए। गरीब चिन्हित करिए, उसकी मदद करिए और उसको खड़ा करिए ताकि वो कमाने लगे। उसको ऐसे सोचना चाहिए, किसी घर में बच्चा पैदा हो गया, गोद में है तो अपना बच्चा है भैया, सब खिलाते हैं पिलाते हैं, लेकिन फिर भी माँ बाप सोचते हैं यार कब चलना शुरू करेगा, सोचते हैं कि नहीं? और उसको सिखाते हैं, चलो वो गिरता है बार बार तो भी माँ कहती है गिरेगा नहीं तो चलेगा कैसे, तो वो साइकिल चलाना सिखाता है, फिर मोटरसाइकिल चलाना सिखाता है, फिर कार चलाना सिखाता है। वो कहता है मुझ पर अगर डिपेंड रहेगा ये, तो ये कभी कुछ कर ही नहीं पाएगा। मेरे पास तो है, लेकिन मेरे पे डिपेंडेबिलिटी इसकी खत्म होनी चाहिए। जो बच्चे काम नहीं करते, घर वाले रोज ताना मानेंगे, कुछ कर भाई, कुछ कर भाई। अब वो कह रहा है मैं बड़े बाप की औलाद हूं, सब कुछ तो है, क्यों करूं? तो भी वो कहता नहीं कर, मैं तुझे 1 पैसा नहीं दूंगा, फूटी कौड़ी नहीं दूंगा, कहता कि नहीं? इसको राष्ट्र में प्रधानमंत्री और सरकार को पिता के रूप में देखना चाहिए कि वो हमारे पिता हैं अगर, तो हमको चलना सिखाना पड़ेगा। हमको पड़े पड़े खिलाया तो अपंग हो जाएंगे, इसलिए चलना सिखाना पड़ेगा। मोदी सरकार चलना सिखा रही है। इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम होना चाहिए, कर रही कि नहीं? बिजली पर काम होना चाहिए, कर रही कि नहीं? पानी पर काम होना चाहिए, कर रही कि नहीं? पोल्यूशन पर काम होना चाहिए, कर रही कि नहीं कर रही? रोटी, कपड़ा, मकान, स्वास्थ्य, शिक्षा, सुरक्षा पर काम कर रही कि नहीं कर रही? आप सरकारी अस्पताल में आपको फ्री मिलता था, आपने कहा कि सरकारी अस्पताल में साहब हमको मिल नहीं पा रहा, तो उन्होंने कहा हम तुम्हें 5 लाख का बीमा और दे रहे हैं, प्राइवेट में करवा ले भाई, इलाज करवाया। शिक्षा की बात आती है, उन्होंने कहा भाई साहब हमें शिक्षा जो है वो बड़ी महंगी है, तो उन्होंने सरकारी स्कूल हम डेवलप कर रहे हैं। सरकारी स्कूलों में आपने कहा अच्छी पढ़ाई नहीं, तो उन्होंने कहा कि ठीक है हम नेशनल एजुकेशन पॉलिसी लिए आ रहे हैं, हम सेंट्रल स्कूल डेवलप कर रहे हैं, हम स्टेट स्कूल डेवलप कर रहे हैं, हम नवोदय विद्यालय डेवलप कर रहे हैं। कर रही है ना, जितनी क्षमता है उसके अनुसार वो कर रही है कि अच्छी एजुकेशन हमको मुफ्त में मिले। फिर मेडिकल कॉलेज, इस समय उत्तर प्रदेश के अंदर अगर आप घुसेंगे तो हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज, पूरे देश में एम्स बना रही है कि डॉक्टर हमारे पास तैयार हो जाएं। आयुर्वेद पर पूरी ध्यान दे रही है कि भाई आयुर्वेदिक आचार्य हमारे पास तैयार हो जाए, आयुर्वेद आचार्य तैयार हो जाए। तो क्या है कि हम आपको, आपके स्वास्थ्य की चिंता करेंगे, सरकार कर रही। आपकी शिक्षा की चिंता करेंगे, सरकार कर रही। आपके पास रोटी, आप देख रहे हो कि लोग चावल बेच रहे हैं, बिल्कुल। मकान, सरकार ने करोड़ों मकान बना दिए। स्वास्थ्य, शिक्षा, सुरक्षा, सुरक्षा के लिए बाबा जी का मॉडल देख लो कि कैसे लाठी चल रही देश भर में, तो सुरक्षा, बॉर्डर देखा ये जाके, सुरक्षा। तो आप हमें बताओ, सरकार जो करना चाहिए था 1947 के बाद, वो आज 2014 के बाद शुरू हुआ। ये उपलब्धि पिछले 10 वर्ष में जो हमको मिली, अगर 70 वर्ष तक वो उपलब्धि मिलती तो हम कहां होते? हम सिंगापुर से आगे होते। हमारे साथी तो आजाद हुए वो नहीं, वो तो सर बिल्कुल है, निसंदेह आदरणीय मोदी जी द्वारा जो भी योजनाएं बनाई गई गरीबों के हित में, वो तो निसंदेह बहुत ही अच्छी हैं। जैसे कि उज्ज्वला योजना बनाई गई, प्रधानमंत्री आवास योजना बनाई गई, साथ ही साथ नीति आयोग का भी चयन किया गया। सर नीति आयोग के बारे में सर क्या राय है आपकी? ऐसा है, पहले क्या होता था कि हमारे पास योजना आयोग था 5 साल का, पंचवर्षीय योजना हम लाते थे कि भाई आज बोया तो 5 साल बाद कटेगा। इसमें अकाउंटेबिलिटी नहीं होती थी। नीति आयोग के पास अकाउंटेबिलिटी है कि फंड आपका सीधा हमने ट्रांसफर कर दिया, राज्य में, जिले में ट्रांसफर कर दिया, नगर महापालिका में ट्रांसफर कर दिया, गांव में ट्रांसफर कर दिया। अब होता क्या था कि हमारे पास 3 स्तरीय बॉडी हैं। केंद्र सरकार काम करती, राज्य सरकार काम करती, लोकल बॉडी काम करती। एक रोड खोज जाता है तो दूसरा बनाने आता है।
जो बना जाता है उसके बाद एक पाइप डालने चला आ रहा है, फिर खोद गया, जब तक पाइप वाला फिर 4-5 साल में बन पाया तब तक वो बिजली के तार खोदने चला आया। तो भाई इनके सबके बीच में कोऑर्डिनेशन नहीं होगा तो हमारी एनर्जी 20 गुना खर्च हो रही। अगर ये सारी बॉडियां इकट्ठा करके योजना बनाएं तो अगले 20 वर्ष तक इस सड़क को बनाने की जरूरत नहीं पड़ी जो हम हर साल बनाते हैं। तो 20 गुना आपका पैसा बचा। नीति आयोग का काम है कोऑर्डिनेशन कैसे बनाया जाएगा, योजना कैसे बनाई जाएगी और किस पर काम करने की आवश्यकता, कहां कॉन्सेंट्रेट करने की आवश्यकता। आप रिसर्च करिए, आप कोऑर्डिनेशन बिठाइए, सरकार को बताइए, सरकार कोऑर्डिनेट करके आपको देगी। नहीं तो क्या होता था, पंचवर्षीय योजना है, फंड दे दिया, उन्होंने कहा भैया फंड हमने 10% बजट का दे दिया। अब 10% बजट कहां खर्च हो रहा है किसी को पता नहीं। तो वो तो डिपार्टमेंट बंद करने लायक ही था। और नीति आयोग का ही ये नतीजा है कि वो रिसर्च करते हैं, वो पॉलिसी क्या हो वो बताते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा हो वो बताते हैं, और आप देश में इंफ्रास्ट्रक्चर देख रहे हैं। ये पंचवर्षीय योजना आप चला रहे होते तो क्या हाल था, ये 2014 से पहले हमने देखा। सर पंचवर्षीय योजना जैसे कि 1951 से स्टार्ट हुई थी और लगभग ये 2012 तक लागू रही। और उसके बाद अगर हम बात करें 1991 की, तो 1991 में न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी भी लागू हुई थी जो कि एलपीजी पॉलिसी के नाम से जानी जाती है, जिसमें लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन पॉलिसी आती है। तो सर ये पॉलिसी जो 1991 की इंडस्ट्रियलाइजेशन पॉलिसी थी, कांग्रेस द्वारा बनाई गई थी, जिसमें कि प्राइवेटाइजेशन पे फोकस किया गया था। तो सर हम आज भी प्राइवेटाइजेशन पॉलिसी को क्यों फॉलो कर रहे हैं? क्या कारण है कि हम कुछ डिपार्टमेंट ऐसे जो सरकारी डिपार्टमेंट है उनको हम प्राइवेटाइजेशन उनका कर रहे हैं, क्या रीजन है सर? दो अलग अलग विषयों को आपने मिक्स कर दिया। पहली बात तो है, कांग्रेस सरकार ने वो पॉलिसी बनाई जरूर थी लेकिन वो पॉलिसी उनकी थी नहीं। वो पॉलिसी थी डब्ल्यूटीओ की, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। यस, डब्ल्यूटीओ ने क्या किया कि ये तय किया कि पूरा जो विश्व है वो एक ग्लोबल विलेज होगा। सबको सब जगह ट्रेड करने की अनुमति होनी चाहिए, सबको सब जगह व्यापार करने की अनुमति होनी चाहिए। क्योंकि हमने अपना मॉडल बदला नहीं, हम उनके इंडस्ट्रियल मॉडल पर चले जाते रहे। तो अब उन्होंने क्या किया कि वर्ल्ड बैंक वगैरह सब पर उनका कब्जा है। कब्जा से मतलब उनकी पॉलिसी चलती है। तो अब वो जो प्रोडक्शन कर रहे हैं वो बेचे कैसे जी आपको? तो आपका मार्केट खुला नहीं है। तो उन्होंने डब्ल्यूटीओ में बैठकर ये तय किया कि सबको मार्केट खोलना पड़ेगा। हमसे कहा मार्केट खोलना पड़ेगा, तो हम मार्केट खोलेंगे क्योंकि हम डब्ल्यूटीओ के पार्ट हैं, साइन ही है, हमने साइन किया है उस पर। तो मार्केट खोलेंगे तो उसको खोलेंगे कैसे? उसके लिए आपको एलपीजी पॉलिसी बनानी पड़ी। अब एलपीजी पॉलिसी आपने बना ली, ठीक है, मार्केट खोल दिया। आपको याद होगा जब एलपीजी पॉलिसी लेकर आए थे, मनमोहन सिंह जी वित्त मंत्री हुआ करते थे, अटल जी ने संसद में बोला था। अटल जी ने कहा कि आप ये कर तो रहे हो लेकिन आप दरवाजे के अलावा कितनी खिड़कियां और सींगचे खोले दे रहे हो ये भी सोच लो। आप देश को सुदृढ़ बना नहीं पाए, देश को हब बना नहीं पाए, देश लड़ने की स्थिति में नहीं है, आप मार्केट खोले दे रहे हो। तो हमने मार्केट खोली लेकिन अपने आप को नहीं बनाया। उसका परिणाम क्या निकला मालूम है? उसका परिणाम सर निकला कि चाइना हमारे यहां घुस गया, अमेरिका हमारे यहां घुस गया, यूरोप हमारे यहां घुस गया, और हमारा जो थोड़ा बहुत प्रोडक्शन होता था वो भी बंद हो गया। जो हम प्रोडक्शन कर लेते थे वो भी बंद हो गया, क्योंकि अब आप जो चीज 100 रुपए में तैयार कर रहे हो वो चाइना से 40 रुपए में आ रही। तो कस्टमर, तो आप ये समझो कि ऐसा है, उसने कहा भैया ये 100 की, ये 40 की, उन्होंने कहा 40 की भी ले लो। तो उनका माल यहां बिकने लगा। आपने सबके साथ खोल दिया। राहुल गांधी बाद में आए 2004 में, इन्होंने क्या किया कि वो कांग्रेस और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना का समझौता हो गया। उसने राजीव गांधी फाउंडेशन में पैसा डाल दिया, इन्होंने बॉर्डर खोल दिया। तो अब हमारे देश में जो इलेक्ट्रॉनिक के प्रोडक्ट हैं, जो मैन्युफैक्चरिंग की मशीनें हैं, जो मेडिकल के इक्विपमेंट हैं, सब चाइना से आने लगे। और हम क्या हो गए? हम केवल हो गए खरीदार। तो क्या हो रहा था? अंग्रेज इतना नहीं लूट पाया जितना 2004 से 14 तक राहुल गांधी लूटवा गए। और परिणाम ये निकला कि अटल जी की सरकार के समय पर जो हम आईएमएफ में पैसा बढ़ा आए थे, मतलब इनका कर्जा अटल जी ने निपटाया। आप सोचो, इनका कर्जा निपटाया, आईएमएफ में एक्स्ट्रा फंड इकट्ठा किया। आईएमएफ मतलब जो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, मॉनेटरी फंड,
फंड। और मॉनेटरी फंड होता है कि जब हम रुपया लेकर जाएंगे तो रुपया कौन लेगा, तो उसको डॉलर चाहिए तो रुपया जमा करेंगे और डॉलर लेंगे। रुपया आपका वो ज्यादा हो गया तो वो कहेगा सोना लाओ, सोने की जगह हम देंगे। तो आईएमएफ में हमारे सिक्योरिटी नहीं थी, हम तो कर्जा लेकर कर रहे थे, तो हमने सोना भी छुड़ाया, फिर आईएमएफ पे पैसा इकट्ठा किया, अगले 10 वर्ष की व्यवस्था करी और तब तक आ गए मनमोहन सिंह। 2004 से लेकर 14 तक वो सब उड़ाया है, जितना अटल जी ने इकट्ठा किया वो सब खाली करा खजाना। अब मोदी जी जब बैठे तो फिर वही सिचुएशन। इसलिए वो जो एलपीजी पॉलिसी आप कहते हैं वो एक चीज है। अब आपका जो दूसरा प्रश्न था कि हम डिपार्टमेंट बेच रहे हैं, विनिवेश उसको शब्द दिया गया। देखिए, सरकार गवर्नेंस करने के लिए होनी चाहिए। सरकार स्वयं व्यापारी हो जाएगी अगर, तो काम नहीं चलेगा। अगर हर कंपनी का मैनेजर खुद काम करने लगेगा तो मैनेज कौन करेगा ये तो बताओ। वो कंपनी चल ही नहीं सकती जब मैनेजर काम करेगा। वो फैक्ट्री का मैनेजर अगर खुद खराद मशीन पर खड़ा हो जाएगा तो वो कभी चल ही नहीं सकता। क्या करेगा? वो सिर्फ मैनेज करे। तो इन्होंने जो एलपीजी की पॉलिसी थी, वो एलपीजी की पॉलिसी वो नहीं थी, वो लिबरलाइजेशन की पॉलिसी थी। सरकारी कंपनियां जो हमारी काम कर रही थी प्राइवेट आ गई तो वो सब पैदल हो गई, उनके पास काम ही नहीं बचा। अब आपके पास मजबूरी है कि उनकी सैलरी भी देनी, तो आप प्राइवेट नहीं करोगे तो क्या करोगे बताओ? आपके पास सोल्यूशन क्या है? अटल जी आए, उन्होंने कहा भाई जो नहीं चल रही है उनको हम प्राइवेट करते हैं, और जिसमें प्राइवेट सेक्टर घुस गया है वो तो एटलीस्ट हमें नहीं रखनी अपने पास। क्योंकि जब भी इन्वेस्टमेंट सरकार करती है तो यह सोचकर इन्वेस्टमेंट किया जाता है कि जिस सेक्टर में इन्वेस्टमेंट नहीं है वहां हम इन्वेस्टमेंट करके उस इंडस्ट्री को अपने यहां डेवलप करते हैं। लेकिन अगर उस विषय पे इन्वेस्टमेंट आ रहा है, कोई जूता बना रहा है, तो सरकार को जूता बनाना चाहिए। आपको पता है कि सरकार जूता बना रही थी, सरकार जूते बना रही थी। नेहरू जी ने जूते बनाने की फैक्ट्रियां लगाई थी भारत में। अब सरकार को जूते बनाने चाहिए या 1 लाख लोग जूते बना रहे हैं उनसे क्वालिटी कंट्रोल करके ले लेने चाहिए? तो हमें सरकार के रूप में सिर्फ वो इंडस्ट्री पर कंसंट्रेट करना चाहिए जो इंडस्ट्री भारत में अंडर डेवलप्ड है या डेवलप्ड नहीं है। जो डेवलप्ड है, जिसका प्रोडक्शन हो रहा है, वो सरकार क्यों चलाए। और खास बात जो हम आपको कह रहे हैं कि भैया जो सरकार है वो गवर्नेंस करेगी, वो आपको स्वास्थ्य की व्यवस्था करेगी, आपकी सुरक्षा की व्यवस्था करेगी, आपके इंफ्रास्ट्रक्चर की व्यवस्था करेगी, ताकि आपकी फैक्ट्री चल सके, आपको 24 घंटा बिजली मिले, ताकि जो प्रोडक्शन आप 6 घंटे करते थे वो कई गुना हो सकता है। आप याद करो कि योगी जी की सरकार बनने से पहले उत्तर प्रदेश की बिजली का क्या हाल था। 2014 से पहले देश भर की बिजली का क्या हाल था। 24 घंटे में आपको 6 घंटे बिजली मिल जाती थी तो बहुत बड़ा काम था। अगर वो मशीन 4 शिफ्टों में चल जाए, ऐसी व्यवस्था करें कि हम 24 घंटे बिजली देंगे, 4 शिफ्टों में लग जाए तो 4 गुना प्रोडक्शन करेगी, 4 गुना एम्प्लॉयमेंट होगा, 4 गुना नियोजन लोगों का हो जाएगा और आप स्वायत्त हो जाएंगे, मतलब स्वावलंबी हो जाएंगे। तो वो बिजली 4 घंटा और कभी कभी गांव देहात में तो हफ्ते में आती थी। मुझे याद है हमारे यहाँ, हम तो बज्जर गांव के रहने वाले हैं, हमारे यहाँ बिजली आती थी कि भैया अगले संडे को आएगी, तो संडे तक अपनी लैंटर्न उंटन की व्यवस्था कर लो, तो हफ्ते में बिजली आती थी। आप बताओ कैसे चलेगा ट्यूबवेल, कैसे चलेगी इंडस्ट्री, कैसे होगा प्रोडक्शन। तो सरकार को जो करना चाहिए वो सरकार कर रही है। अब क्या है कि प्राइवेट प्लेयर्स भारत में बड़े हो गए। क्यों? क्योंकि उसको इंफ्रास्ट्रक्चर मिल गया, उसको बिजली मिल गई, उसको पानी मिल गया, उसको रोड मिल गई, उसको रेलवे मिल गई, उसको हवाई जहाज मिल गया आने जाने का, उसको टेलीफोन मिल गया, तुरंत तत्काल बात करता है। आप सोचो कि जब टेलीफोन भारत में आया था, हम कहें कि अटल जी की सरकार के टाइम पर आया, जो संचार क्रांति आई, हमारे यहां से एक व्यक्ति दिल्ली गया तो दिन भर जाएगा, और उस समय तो दिन भर पहुंच भी नहीं पाता था। आज से 20 साल पहले दिन में दिल्ली नहीं पहुंच पाता था दिन भर चल के। सवेरे चलेगा तो रात में पहुंचेगा, फिर एक दिन काम करेगा और फिर लौट कर आएगा। तो उसको एक काम करने के लिए 3 दिन चाहिए होते, तो फिर थक जाएगा तो 1 आध दिन और आराम करेगा। आज क्या है, एक टेलीफोन हेलो और ये हो गया, 3 दिन बचा लिए। जो इंडस्ट्रीज 20 साल काम करता था, 20 साल में जितना करता था उतना हम 1 साल और 2 साल में कर रहे हैं। तो क्यों नहीं इकोनॉमी ग्रोथ करेगी 18वें से 5वें पर और तीसरे पर। सर जैसा अभी हमने बात की, जैसे आपने चाइना का नाम लिया था, तो मैं आपका मत जानना चाहता हूं कि जैसे कि 1991 में भारत ने और चाइना ने
एक साथ इकोनॉमिक पॉलिसी की शुरुआत की थी, लेकिन क्या कारण रहे सर कि भारत जो है इकोनॉमी में चाइना से पीछे हो गया और चाइना हमसे ज्यादा डेवलप हो गया, क्या रीजन रहा इसका? अरे भैया सीधी सी बात है, उस समय की सरकारों की दोस्ती होगी चाइना के साथ। उन्होंने कहा हमारी मार्केट है, आप प्रोडक्शन कर रहे हो, आ जाओ ले जाओ। क्या है, हम दरवाजा खोले दे रहे पीछे वाला, वहां से आइए ले जाइए। अटल जी ने तभी कहा था कि अब आप ये एलपीजी नहीं ला रहे हो, आप तो दरवाजा खोले दे रहे हो, सब लुटवाने के लिए आप खोल रहे हो। अटल जी ने उसी समय कहा था जब ये पॉलिसी लाए, तो लुटवाने के नहीं, लुटवा दिया। आज मोदी जी ने क्या किया, चाहे गलवान हुआ तो उन्होंने कहा चाइना प्रोडक्ट बंद, कोई और जरा सा टेंशन हुआ तो उन्होंने तुम्हारा खिलौना भी बंद, कोई और टेंशन हुआ तो उन्होंने ये भी बंद। हर एक कन्फ्लिक्ट को अपॉर्चुनिटी की तरह मोदी जी लेते हैं। उस समय क्या था, कन्फ्लिक्ट हो गया, भैया मार्केट खोल दो नहीं चाइना नाराज हो जाएगा, तो हम कहते थे और मार्केट खोल दो और लूटने दो, ना ऐसा ना हो हमला कर दे। आज उन्होंने कहा यार तुमने गलवान की, अच्छा मेरे सैनिक मार दी, अच्छा एक काम करते हैं तुम्हारा सब प्रोडक्शन डंप करते हैं, बॉर्डर सिक्योर कर दिए। दूसरी बात, हमारे एफटीए थे, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हमारे हुआ करते थे बांग्लादेश के साथ और तमाम ऑस्ट्रेलिया के साथ। चाइना उनको बेचता था, उनके माध्यम से उनका फ्री ट्रेड और हमारा इनका फ्री ट्रेड, तो हम जो चाइना को नहीं रोक पाते वो भी इधर से आ रहे थे। आसियान में, सार्क में मोदी जी ने साफ इंस्ट्रक्शंस देते हुए पॉलिसी बना ली कि जो माल आपने प्रोडक्ट बनाया हो उसके लिए मेरा फ्री ट्रेड है, जो दूसरे देश से आपने इंपोर्ट किया और हमको एक्सपोर्ट कर रहे हो उसके लिए एफटीए नहीं है। और चाइना से सीधी ट्रेड वार हो गई। परिणाम ये निकला कि चाइना से जैसे ही आप रोकोगे तो महंगाई बढ़ेगी, क्योंकि भाई हमारा तो प्रोडक्शन ही खत्म होगा, हमें तो मशीनें जंग लगी खड़ी है, हम तो कपड़े सिलने ही बंद कर दिए, मतलब वो था दर्जी, वो तो दर्जी ही खत्म हो गया। हमने इलेक्ट्रॉनिक सब बंद ही कर दिया, तो क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले भारत में आपको वो इंडस्ट्री लगानी पड़ेगी। सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक्स की इंडस्ट्री विश्व भर से कहा हमारे यहां आओ लगाओ, इन्वेस्टमेंट लेकर आए। सरकार ने छोटी छोटी इंडस्ट्रीज को कहा कि तुम लगाओ, हम तुम्हारी सपोर्ट कर रहे हैं, पैसे नहीं है तो हम मुद्रा योजना चला रहे हैं, उससे ले जाओ, आपको लाख रुपए में चलाना है, हम लाख रुपया दे रहे हैं, चलाओ। तुम्हारे पास कुछ सामान नहीं क्योंकि लूट चुके हो, तो अपना केवल सर्टिफिकेट लगाओ, हम दे रहे हैं, योजना बनाकर लगाओ, हम उस पर ही दे रहे हैं। तो जो कैपिटल वेंचरिस्ट हैं उस पर पैसा दे दिया कि आप योजना बैंक को दे दो कि हमारे पास ये योजना है, और बैंक के अधिकारियों को वो योजना समझ में आ गई और उन्होंने उद्योग केंद्र से वेरीफाई करवा ली। उद्योग केंद्र वाले कह रहे नहीं इसकी भविष्य है, तो हमने कहा ये लो 50 लाख ले जाओ करो। इससे इंडस्ट्री डेवलप हुई। जैसे जैसे इंडस्ट्री ग्रोथ होने लगी हमने उनके प्रोडक्ट को बैन लगाना शुरू कर दिया, और अभी भी चाइना से इंपोर्ट आ रहा है। उसका कारण है कि हमारी लोकल इंडस्ट्री अभी खड़ी नहीं है। हम जैसे जैसे लोकल इंडस्ट्री खड़ी करते जाएंगे वैसे वैसे हम एक्सपोर्टर बनते जाएंगे, इंपोर्टर कम। और जैसे ही आप एक्सपोर्टर बने और इंपोर्टर हल्के हुए तो आपके पास सोना आना शुरू हो जाएगा, क्योंकि उस समय हम खाद्यान्न का एक्सपोर्ट करते थे और कुछ इंपोर्ट तो करते ही नहीं थे, तो हमारे पास तो केवल सोना आना है। अंग्रेज आया तो उसने क्या किया, उसने कहा कि तुम्हारा सब इंपोर्ट ही होगा, एक्सपोर्ट कुछ होगा नहीं, रॉ मटेरियल हम ले जाएंगे, तो वो सब सोना ले गया। सर चाइना ने अपनी पॉपुलेशन को यूटिलाइज किया, क्या ये भी एक कारण है? भारत की जो आबादी थी चाइना से बहुत कम थी, और जैसा कि हम जानते हैं कि चाइना की जो पॉपुलेशन थी बहुत ज्यादा थी भारत से, लेकिन क्या कहीं ना कहीं चाइना ने अपनी पॉपुलेशन की यूटिलाइज किया और वहीं भारत अपनी पॉपुलेशन की यूटिलाइज नहीं कर पाया, जिसके कारण भारत की पॉपुलेशन इस समय चाइना से भी ज्यादा हो गई है और साथ ही साथ चाइना हमसे ज्यादा डेवलप हो गया है? सोचने की बात है बड़ी गंभीरता से। क्या नाम है आपका? मोनू। नहीं, पूरा नाम बताइए। पूरा कुछ स्कूल में भी लिखा होगा जी, मोनू हेंशो। चलिए, मिस्टर मोनू हेंशो। हम आपको बताते हैं जो देश विरोधी शक्तियां हैं ना, देश विरोधी शक्तियां अगर प्रोडक्शन बढ़ाएंगी और आपका प्रोडक्शन कम होगा तो कल देश विरोधी शक्तियां हावी हो जाएंगी। एक चीज। दूसरी बात यह है कि पॉपुलेशन आज की तारीख में भारत की स्ट्रेंथ है जी, भारत की कमजोरी नहीं है जी। ये कमजोरी बनेगी 10 साल बाद। भारत विश्व का यंग कंट्री है जी। तो हम पॉपुलेशन तो कंट्रोल कर नहीं पाए, लेकिन मोदी जी ने उनका यूटिलाइजेशन कर लिया। चाइना यूटिलाइजेशन नहीं कर पाया, उस समय जब उसके पास जवानी थी तो उसने कर लिया, लेकिन आज उनके पास बुढ़ापा है, नतीजा निकला कि वो रिसेशन में जा रहे हैं। हमारे पास जवानी है। अब ये जो हमारी जवानी है, इस जवानी में एंटी नेशनल वर्सेस नेशनल, तो ये जो एंटी नेशनल है ना, ये बढ़ेगा जिस समय,
उस समय एक समस्या आ जाएगी कि वो जो नेशनलिस्ट है उसके ऊपर हावी होना शुरू कर देगा। तो ये जो नेशनलिस्ट है, इसको सिक्योरिटी की भी जिम्मेवारी होगी, इसकी डेवलपमेंट की जिम्मेवारी होगी, इसकी सेना की जिम्मेवारी होगी, इसकी कंपनियां चलाने की जिम्मेवारी होगी, इसकी सरकार चलाने की जिम्मेवारी होगी, और अपने बूढ़े माँ बाप की जिम्मेवारी होगी। और वो जो जिसके 14 बच्चे हो रहे हैं उसके पास कोई जिम्मेवारी नहीं होगी कि 14 लोग मिलकर एक बाप को पालेंगे, माँ को पालेंगे। वो सिर्फ गड़बड़ करेंगे। इसलिए भारत में पॉपुलेशन कंट्रोल बिल्कुल नहीं होना चाहिए जब तक भारत को शिक्षित ना कर लें, जब तक सारे समाज को नेशनलिस्ट ना कर लें। जब तक समाज नेशनलिस्ट नहीं हो जाता, यूनिपोलर नहीं हो जाता, तब तक आप भारत में ये नहीं कह सकते कि पॉपुलेशन कंट्रोल करोगे और भारत बच जाएगा। इसलिए वो आपको करना पड़ेगा। तो जो 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 पॉपुलेशन की पॉलिसी है उसके तहत इन्वेस्टमेंट आ रहा है, भारत में कंपनियां लग रही हैं, भारत में काम चल रहा है, और हमें लोगों की जरूरत है। और भारत में इंडस्ट्री इसीलिए आ रही है क्योंकि हमारे पास लोग हैं काम करने वाले, हमारे पास सस्ती लेबर है। मोदी जी ने उसको यूटिलाइज किया। इससे पहले पॉपुलेशन को सरकारें क्या कहती थी, भाई पॉपुलेशन की वजह से हम ग्रोथ नहीं कर पा रहे, हमारे घर में 20 लोग हैं खाली पीली बैठे हैं, टेंशन आपस में लड़ रहे हैं, हमने कहा कि काम करो, लो हम तुम्हें काम दे रहे हैं, तो उनको काम देना शुरू किया, मतलब वो सब 20 काम पर लग जाएंगे तो वो ग्रोथ का मॉडल बनेंगे। इसलिए ये एक गंभीर विषय है, उसको चारों तरफ से सोचकर पॉपुलेशन पर कानून बनाना चाहिए। अदरवाइज आज की तारीख में पॉपुलेशन हमारी ताकत है। सर जैसे कि इंडस्ट्रियलाइजेशन हमारे देश में हो रहा है मोदी जी की सरकार में, बहुत अच्छा है। और कानपुर में अभी आप जैसा कि हम लोग जानते हैं कानपुर के साड़ क्षेत्र में अभी एक अडानी ग्रुप द्वारा अभी एरोनॉटिक्स एक इंडस्ट्री काफ़ी बड़ी खोली जा रही है सर जी, उसके विषय में जनता को कुछ बताएं कानपुर वासियों। देखिए भैया, कानपुर में इतनी सारी आबादी है और इंडस्ट्री कहीं ना कहीं लगानी है। हम डिफेंस में सेल्फ डिपेंडेबल हो रहे हैं। हमारी सबसे बड़ी कमजोरियां जो थी वो दो थी, एक तो तेल एनर्जी और दूसरी डिफेंस। इसके चक्कर में हमारा सारा धन बाहर जाता था। तो क्यों नहीं हमको सेल्फ डिपेंड होना चाहिए डिफेंस में? और हमारे देश की कंपनियां अगर कर सकती हैं तो उनको क्यों नहीं सपोर्ट करना चाहिए? वो अडानी हो, अंबानी हो, कोई भी हो, आप हो। या फिर जरूरी है कि इनको हटा दो, आपको हटा दो क्योंकि आप देसी हैं, और ले आओ अमेरिका से इन्वेस्टमेंट और कहो भैया डिफेंस कॉरिडोर आप बनाओगे। तो ये जो आपके पीछे की मंशा थी ना अडानी, वो क्लिक कर रहा है हमको कि आपको अडानी से कुछ समस्या लग रही है। जी नहीं, हमें मेरे लिए तो बहुत गर्व की बात है कि अडानी जी द्वारा यहाँ पर इतना बड़ा जी, और उसमें बोला गया है कि मतलब कानपुर देहात में जो लोग रहते हैं, जो गरीब वर्ग के लोग रहते हैं, उनको यहाँ पर 20,000 लोगों को लगभग यहाँ पर जो है जॉब मिलेगी। तो कहना ये चाहिए था कि भैया सरकार जो है डिफेंस कॉरिडोर बना रही है। अब वो अडानी बना रहा है, अंबानी बना रहा है, कोई चच्चा बना रहा है, कोई लल्ला बना रहा है, कौन बना रहा है, क्या फर्क पड़ता है? देश की कंपनी है ना। देश की कंपनी को 2 रुपए अगर मिलेंगे तो कहां ले जाएगा? यहां से उठा के बंबई ले जाएगा, बंबई से उठाकर दिल्ली ले जाएगा, दिल्ली से लाकर फिर यहीं इन्वेस्टमेंट कर देगा। लेकिन अगर इंग्लैंड की कंपनी काम करेगी, अमेरिका कंपनी काम करेगी, चाइना कंपनी काम करेगी, तो क्या करेगा? तो आपकी लोकल इंडस्ट्रियलिस्टों को नहीं बढ़ाना चाहिए, आपको उनको ताकत नहीं देनी चाहिए। आपके यहां यूनिकॉर्न बन रहे हैं, आपके यहां इन्वेस्टमेंट करने वाले लोग नहीं हुआ करते थे, आज इन्वेस्टर आपके पास है, करने को तैयार और कर रहा है, सरकार सपोर्ट कर रही है। तो डिफेंस कॉरिडोर जो आप बना रहे हो, और केवल एक थोड़ी ना बना रहे हैं, देश भर में डिफेंस कॉरिडोर बना रहे हैं क्योंकि हम आत्मनिर्भर होना चाहते हैं डिफेंस के इक्विपमेंट के मामले में। अडानी सामने आए तो हमें तो केवल जमीन ही देनी थी, हमें योजना देनी थी, इंफ्रास्ट्रक्चर देना था, और हमें उनसे खरीदने की गारंटी देनी है। हम तो खरीद ही रहे हैं कहीं ना कहीं से। तो अडानी बेचेगा तो वो खरीदेंगे, अंबानी बेचेगा तो वो खरीदेंगे, टाटा बिरला कोई जो ले आप बनाओ, आपका खरीदेंगे। इसलिए कानपुर में अगर डिफेंस इक्विपमेंट की कॉरिडोर खोल रहे हैं या कानपुर बुंदेलखंड क्षेत्र में खोल रहे हैं, ये हमारे सौभाग्य की बात है कि उत्तर प्रदेश की सरकार इतनी प्रोग्रेसिव सरकार है जो अपने यहाँ राष्ट्रीय पॉलिसियों को ध्यान में रखते हुए जगह दे रही है और उनको इनवाइट कर रही है। वो तो कहीं भी और भी जी बिल्कुल, हमारे लिए बहुत गर्व की बात है कि हमारे कानपुर में इतनी बड़ी जो है इंडस्ट्री खुल रही है, बहुत ही गर्व की बात है। सर आखिरी में आपसे एक आखिरी क्वेश्चन मैं करना चाहूँगा। सर जो एमएसपी है, जो किसान आंदोलन जो हो रहा है, तो सर ये एमएसपी पे क्या जो किसानों की मांग है सर, तो क्या ये उचित है? ये आखिरी क्वेश्चन मेरा आपसे। देखिए, एमएसपी वर्ल्ड के बहुत सारे कंट्रियों में है और होनी भी चाहिए,
लेकिन एमएसपी की पॉलिसी क्या है वो समझिए। एमएसपी की पॉलिसी संसार में ये है कि जो चीजें हम इंपोर्ट करते हैं उसको सरकार बढ़ावा देती है और किसान से कहती है ये वो हम खरीदेंगे पूरा। जैसे दालें, दलहन है, हम इंपोर्ट कर रहे हैं। कपास हम इंपोर्ट करने लगे, जबकि हम कभी कपास के एक्सपोर्टर होते थे, दालों के एक्सपोर्टर होते थे, लेकिन हमने तो विदेशों से खरीदना शुरू कर दिया। तो जो चीजें हम इंपोर्ट करते हैं जिसमें हमारी करेंसी विदेश में चली जाती है, क्यों नहीं भारत में वो उगाई जानी चाहिए। तो सवाल यहां पर यह पैदा होता है कि जो चीजों का प्रोडक्शन भारत में नहीं होता उन पर सरकार को खुलकर एमएसपी देना चाहिए और गारंटी देनी चाहिए कि जितना उगा पाओ भाई उगाओ, हम खरीदेंगे सारा। लेकिन आज की तारीख में गेहूं एक्सेस हो रहा है जिसको हमको एक्सपोर्ट करना पड़ रहा है। सरकार इतना खरीद कर बांट रही है कि वो मार्केट में बिकने लगा राशन की दुकान से। तो वो भी एमएसपी पर लेना चाहिए क्या? अरे भैया, आप गेहूं छोड़कर अनाज उगा, वो दूसरी चीजें उगाना शुरू कर दो, मक्का उगानी शुरू कर दो। किसान हो, अन्नदाता अपने आप को कह रहे हो। हालांकि ये शब्द से मैं सहमत नहीं हूं, अन्नदाता शब्द से। तो इसका मतलब है आप सूचना दाता है। भाई, आप तो सूचना क्रांति कर रहे हैं तो आप सूचना दाता है, और वो सरकार दाता है। और जो इंडस्ट्री जो हल बना रहा है वो हल दाता है, जो चाकू बना रहा है वो चाकू दाता है, जो तलवार बना रहा है वो तलवार दाता है। तो ये सब दाता जितने हैं देश भर के, तो बाकी तो सब हो गए भिखारी और ये सब दाता तैयार हो गए। तो ये शब्द गलत है। वो जो किसान वर्ग है वो हमारे यहां का मूल व्यापारी वर्ग है और एमएसपी होना चाहिए, लेकिन जिसकी खाद्यान्न की कमी है उस पर आप भरपूर दीजिए। और किसान को भी यह समझना चाहिए कि भाई हमारा फिक रहा है तो क्यों प्रोडक्शन करना, हम जो चीज मार्केट में है उसको ले लेते हैं। उसके लिए मोदी जी ने बड़ी अच्छी स्कीम लाए थे वो, कि हमारा कुछ भी सस्ता ना बिके। जो 3 किसान कानून जिनको कहा गया ना, उसमें ये व्यवस्था करी थी कि हम छोटे सीमांत किसान है, मेरे पास 2 बीघा है और मैं तो 2 बीघा में कुछ होता नहीं, मैं तो दिल्ली में काम करता हूं, मैं 2 बीघा कॉन्ट्रैक्ट पर दे सकता हूं। आज आप कॉन्ट्रैक्ट पर नहीं दे सकते, वो खेत खाली पड़ा रहेगा और 3 फसल अगर आपने ना कही तो तहसीलदार आपका कब्जा कर लेगा, ये कानून है। और कॉन्ट्रैक्ट की व्यवस्था कर दी थी। जो बड़े लोग हैं वो क्या करने वाले थे कि आप ही बोएंगे, आप ही काटेंगे, आप ही सब कुछ करेंगे, लेकिन खरीदने की गारंटी बड़ी कंपनियां करके कॉन्ट्रैक्ट कर रही थी। जैसे हमने एक कंपनी लगा ली, आप गेहूं बो रहे हैं, हमने आपसे कहा कि हम आपका 20 रुपए किलो खरीदेंगे, आप 20 बीघे में बो दो, हम आपका कॉन्ट्रैक्ट करे ले रहे हैं। आपने 20 बीघे में बो दिया, हमने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, हम नहीं खरीदेंगे तो आपको कॉम्पनसेट करेंगे, फसल खराब होगी तो हम आपको कॉम्पनसेट करेंगे। और उसमें यह भी व्यवस्था थी कि अगर जो एमएसपी से ऊपर बिकेगा तो उसका 50% किसान को देंगे। अब बताओ, ऐसी परिस्थिति में एमएसपी थी कि नहीं थी उसमें? केवल एक प्राइवेट कॉन्ट्रैक्ट होल्डर ही तो हमको दे रहा था सरकार की जगह, लेकिन मुझे तो एमएसपी मिल रही थी ना। और वो मैनेज कर रहा था कि सारी फसलें इक्विलिब्रियम में हो। कहीं ऐसा ना हो मक्का ज्यादा पैदा हो जाए तो फिक जाए, कहीं ऐसा ना हो ज्वार ज्यादा पैदा हो जाए तो फिक जाए, कहीं ऐसा ना हो आलू ज्यादा पैदा हो जाए तो फिक जाए, कहीं सरसों ज्यादा हो गई तो फिक गई। वो मैनेज करते कि भाई देश में इतना बोया जाता है, हम सब मिलकर तय कर लें कि इतने में इतना इतना बो दोगे तो सबका काम चल जाएगा, किसी का मार्केट डाउन नहीं। ये उन 3 किसान कानूनों में व्यवस्था थी। तब इन्होंने आत्महत्याएं करनी, हम आत्महत्या कर लेंगे। अब वो खत्म हो गए तो वो एमएसपी वाला अब चक्कर फंस गया कि अब हमें पैसे भी दो। मतलब हमें जो आपने व्यवस्था करी तो वो व्यवस्था भी नहीं मांगे, लेकिन पैसे मांगेंगे। तो इसको क्या कहा जाएगा? दूसरी बात यह है कि ये पंजाब का किसान ही क्यों कर रहा है, उत्तर प्रदेश वाला क्यों नहीं कर रहा? उत्तर प्रदेश में तो बड़ी गरीबी है, बिहार में बड़ी गरीबी है, बिहार का किसान परेशान है, उत्तर प्रदेश का किसान परेशान है, मध्य प्रदेश का किसान परेशान है। उसके पास 5 बीघा 10 बीघा जिसके पास होता है, बहुत बड़ा होता है, उनके पास तो 500 कैनाल है। ये सोचने की बात नहीं है क्या? इसलिए सोचने की बात है क्योंकि वो क्या करते हैं कि सहकारी समितियां चलाते हैं, यानी कि लेवी जिसको कहा जाता है, सरकार की खरीद, कोऑपरेटिव सोसाइटीज। उनके पास 200 कैनाल जमीन है, उन्होंने गेहूं बो लिया, उन्होंने कुछ और बो लिया, और फिर क्या किया, पश्चिमी उत्तर प्रदेश से खरीद और लिया। उसने हर एक प्रोडक्ट में अपने 200 कैनाल दिखाया और 4 प्रोडक्ट पैदा कर लिए, जबकि कर एक ही रहा। 3 प्रोडक्ट कहां से ले रहा?
जो गरीब किसान है ना, उत्तर प्रदेश वाला, बिहार वाला, छत्तीसगढ़ वाला, झारखंड वाला, ये मध्य प्रदेश वाला या राजस्थान का, उससे उसने खरीद लिया और अपने नाम से चढ़ा दिया। हमसे ले गया 15 रुपए किलो और वहां बेचा 20 रुपए किलो। तो वो व्यापार कर रहा है। उत्तर प्रदेश वाले को इसलिए फर्क नहीं पड़ता क्योंकि उसको मालूम है कि भैया हम उगाते हैं, हमें खेत में ही बेचना है और हमें ये लेबी के चक्कर नहीं है, क्योंकि हमारे पास 20 बोरा हुआ है, हम कहां इस चक्कर में पड़ेंगे, अगली फसल के चक्कर में पड़ेंगे। और वो खरीद ले जाता है तो लाभ तो उसी को होना है। तो इसलिए वो किसी आंदोलन फंदोलन के विषय में सोचते नहीं, कहता यार लाभ तो उसी को होना है, ये बना देंगे एमएसपी तब भी वही लेगा और नहीं बनाए तब भी वही लेना, तो हम क्यों दिमाग लगाएं। जी बिल्कुल। इसलिए वो 3 कानूनों को भारत में आना चाहिए। जिस दिन आ जाएंगे ये एमएसपी कोई मांगेगा ही नहीं। सर आखिरी में आप कानपुर की जनता को, क्षेत्रवासियों को और पूरे शहर को क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, कानपुर एक महानगर है। कानपुर में सरकार का कंसंट्रेशन है, स्मार्ट सिटी घोषित है, मेट्रो बन रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है। केवल कानपुर के लोगों को धैर्य के साथ सरकार की योजनाओं पर कंसंट्रेट करने की आवश्यकता है कि वो कैसे योगदान कर सकते हैं। और जो सबसे महत्वपूर्ण है, जो आस्था कुछ लोगों की खाड़ी में है, कुछ लोगों की बैतलहम में है, वो खत्म करके कानपुर में आस्था शुरू कर दें। जिस दिन व्यक्ति अपनी आस्था बदल लेगा, भारत माता को माता मानने लगेगा, उस दिन वो माता का बच्चा हो जाएगा और माँ स्नेह करती है, सभी स्नेह करने लगेंगे। लेकिन जब तक वो अपना बाप कहीं और ढूंढेगा, तब तक कोई उसको स्नेह करने वाला नहीं। और ये जो सिस्टम चल रहा है ना, वो भी बहुत कुछ होने वाला नहीं। ईमानदारी के साथ जो जगह है उसने कब्जा कर रखी सरकारी, जो उन्होंने मंदिरों पर लोगों ने कब्जा करके रखे हैं, जो ट्रस्टों पर कब्जे हैं, जबरदस्ती की वक्फें बनाई हुई हैं, कहीं पर कब्रिस्तान बना लिया तो कहीं शमशान घाट बना लिया, इन सब से उसको बाजाना चाहिए। क्योंकि ये करोड़ों वर्ष से जमीन यहीं पर है। आपकी आयु, मेरी आयु 50 वर्ष है। 50 वर्ष इसलिए कि 20-25 साल तो सोचा नहीं था, बाकी 20-25 साल सोच लो। तब भारत का विकास हो सकता है, कानपुर का विकास हो सकता है। कानपुर के ऐतिहासिक कल्चर को ध्यान में रखते हुए इसको स्वर्गद्वारी बनाइए। ये बनाई जा सकती है, कोई बहुत टिपिकल काम नहीं है। लेकिन अगर वैमनस्यता दिमाग में रहेगी तो किसी का कुछ नहीं हो पाया, कानपुर का क्या होगा। जी बिल्कुल। तो निसंदेह हमें सरकार की सभी योजनाओं पर भरोसा करना चाहिए, सरकार पर भरोसा करना चाहिए और देश के विकास के लिए हमें सभी जो भी हम कार्य कर रहे हैं, हमें देश के विकास को ध्यान में रखते हुए करना चाहिए और देश के हित में करना चाहिए। साथ ही साथ हमें हमारे देश के प्रधानमंत्री का और हमारे मुख्यमंत्री जी का आदर भी करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए और कहीं ना कहीं हमें जात पात से परे रहकर हमें अपने शहर को आगे बढ़ाने की कोशिश करनी चाहिए। और आज आपने काफ़ी यहाँ पर बातें जो ज्ञान की बताई गई, सर से आपने सुनी, यहाँ पर दुबे जी से सुनी और आगे भी हम आशा करते हैं कि आप फिर से हम आपसे भेंट करेंगे और क्षेत्रवासियों के साथ हम फिर सीधा संपर्क करेंगे। धन्यवाद सर।